Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Naren, your CUET educator for general test. और आज जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं मॉक टेस्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और किस पे करने वाले हैं हम आज का जो हमारा मॉक टेस्ट का टॉपिक है वो है कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं एंशिएंट डायनेस्टीज़ के ऊपर। ठीक है, इसमें एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स के ऊपर इसमें जो हम बात करने वाले हैं इसमें आपने पूरे जो एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, साउथ इंडियन एम्पायर्स जो हैं वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में अगर आप ये इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टार्ट होगा कब से। ये बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे इसको, इसमें सब कुछ कवर होगा आपका। इसमें मौर्यन डायनेस्टी से लेके नंदा डायनेस्टी से लेके जितने भी शिशुनाग डायनेस्टी से लेके शक से लेके हुन से लेके पार्थियन से लेके सब कुछ कवर होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी क्या नहीं देना होता, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती। 100% फ्री चैनल है, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ये आपको गारंटीड है ना। तो आपको सिर्फ हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, हम अपना 100% दे रहे हैं और दोनों के 100% मिलके जो है वो 200% बन जाएंगे और फिर CUT के एग्जाम जो है वो तो क्रैक होना ही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड फटाफट आ जाते हैं अपन मॉक टेस्ट पे। और इस पर अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं तो फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट निपटाते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात हो रही है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया को कौन से वर्ष में कौन से साल में इन्वेट किया था। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब आपको मालूम है जब हमने किए थे फॉरेन इन्वेजन्स तब हमने ये डिस्कशन किया था कि फॉरेन इन्वेजन, दो फॉरेन इन्वेजन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, है ना, जिसमें थे क्या, पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन में हमने साइरस की बात की थी और ग्रीक इन्वेजन में हमने मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर की बात की थी। ठीक है, और हमें ये मालूम है कि अलेक्जेंडर जब इंडिया आए तब उन्होंने कहाँ से आए थे, वो जब वो एंटर हुए तो उनको ये पता चला कि भाई पहले तो वो गए थे अपना सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया गए, फिर वहाँ से उनको इंडिया के बारे में पता चला, फिर उनको मालूम था कि पर्शियन अभी जो है वो इंडिया में है, साइरस वगैरह। तो उस पर उनको पता चला कि भाई उनका एक सपना था कि पूरी दुनिया पे उसको हुकूमत करनी थी। ठीक है, तो उसको लगा कि अगर मैं इंडिया में आ जाता हूँ तो इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, उसने एक तो बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि पेनिनसुलर है और अगर वो इंडिया तक पहुँच गया तो अगर ईस्टर्न साइड का जो वर्ल्ड है वो उसके लिए खुल जाएगा गेटवेज और फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा वहाँ पर अपना परचम लहराना। ये एक रीज़न था। और दूसरा था जो इंडिया की जो वेल्थ थी या कल्चरली हम जितने एडवांस थे या जितनी भी चीज़ें थी, एक बार जब पर्शिया वो पहुंच गया तो वहाँ से उसको पता चला कि भाई इंडिया में बहुत सारा कुछ है जो कल्चरल एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से वो गेन कर सकता है, तो वो इंडिया की तरफ आया। ठीक है, और फाइनली उसने इंडिया में मार्च की कब, 326 BC में। ठीक है, और 18 महीने का जो पीरियड है उसने फिर इंडिया में बिताया। ठीक है, और इस 18 महीने के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको हमें मालूम है कि उसमें 18 महीने के पीरियड में जब वो रहा तो आपको मालूम है कि उसने कई सारे फ्रंट उसने फतह किए, काफ़ी सारी चीज़ों को उसने अपने अंदर सम्मिलित किया, काफ़ी सारे जो अंग राज था उसने तो उसके सामने सरेंडर कर दिया। पोरस जो था राजा पंजाब का, उसने सरेंडर करने से मना कर दिया, उसके साथ इसका युद्ध हुआ, है ना, हाइट स्पेस का युद्ध हुआ जिसमें पता चलता है कि पोरस को ये हरा तो देता है लेकिन वो इतना प्रभाव में आता है पोरस के कि उसकी शक्ति का, उसके शक्ति प्रदर्शन का या उसकी जिसको कहते हैं आप वेलर का या स्ट्रेंथ का, कि फाइनली वो उसका पूरा राजपाट जीतने के बाद उसको सह सम्मान वापस कर देता है। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद क्या होता है आपको ये भी मालूम है कि जब ये आ जाता है और बात होती है कि भैया अब उसको एक और कहने लगा कि एक और जो कॉन्क्वेस्ट करना होता है वो नंदा के अगेंस्ट करना होता है। नंदा डायनेस्टी बहुत बड़ी होती है, उस पर धन नंदा उस टाइम पे राजा होते हैं। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी जब इतनी बड़ी थी तो उसको बहुत बड़ी अपनी जो पूरी उसकी जो आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, उसकी ज़रूरत थी। लेकिन मिलिट्री अब उसकी जो थी, आर्मी जो थी, जो उसके लोग थे, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो थक गए थे इतनी लंबे कॉन्क्वेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब उनके बिल्कुल बस की नहीं है कि वो एक और कॉन्क्वेस्ट करें या एक और युद्ध जो है वो अलेक्जेंडर के लिए लड़ें। और उन्होंने बिल्कुल कहा कि अब ये वाली जो नदी है, ये नदी हम क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाएंगे और हम किसी भी तरह अब कोई और युद्ध नहीं लड़ेंगे। हम बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, हमारी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है और अब हम वापस अपने घर लौटेंगे। ठीक है, अब ना चाहते हुए भी क्योंकि आर्मी ने उसके हाथ खड़े कर दिए तो अलेक्जेंडर को भी थक हार के हार माननी पड़ी इन द सेंस उसको वापस रिट्रीट करना पड़ा और उसने वापस वो इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, अब जाते जाते उसने अपने 4 जनरल यहाँ पे छोड़े और छोटे छोटे जो ग्रीक एम्पायर्स थे, छोटे छोटे जो ग्रीक आप कह सकते हैं कि एक तरह की राज थे, वो भी बन गए थे वहाँ पे अलेक्जेंडर के रहते रहते। तो वो यथास्थिति में छोड़ के वो वापस चला गया क्योंकि उसको धननंदा की जो आर्मी थी उससे भी कॉम्बैट नहीं करना था। जब उसकी खुद की आर्मी उसका सपोर्ट करने को तैयार रही थी, उसको मालूम था कि अगर
अगर वो इस तरह या वो फोर्स करेगा आर्मी को या वो कहेगा कि कॉम्बैट करनी है, तो दो चीज़ें होंगी, या तो आर्मी पूरी तरह से रिवोल्ट कर देगी उसके अगेंस्ट, या फिर नहीं भी करेगी तो उसकी अभी स्टैमिना नहीं है कि वो युद्ध करके नंदा एम्पायर की आर्मी को हरा सके। और नंदा एम्पायर की आर्मी मतलब बहुत बड़ी आर्मी, उग्रसेन की आर्मी बोली जाती थी वो, उसको वो फेस नहीं कर सकता था, तो ही फाइनली रिट्रीट्स बैक। ठीक है, तो ये बात हो रही है 226 BC की। अब विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, नंदाज वर रूलिंग इंडिया। Which of the following region was called Getrosia during the times of Alexander the Great? Getrosia का रीजन कहा जाता था बलोचिस्तान को। बलोचिस्तान मतलब आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो एरिया है, वहाँ से अलेक्जेंडर, क्योंकि बाद में ये जो हमारा डिवीजन हुआ, कंट्री अलग अलग हुई, तब तो ये बाद में हुई ना, उस टाइम पे तो पूरा का पूरा जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, और वो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर जो था, वहाँ से अगर आप बात करते हैं खैबर पास की या बलूचिस्तान की या फिर अफगानिस्तान जो प्रेजेंट अफगानिस्तान है, या वहाँ से आप बात करते हैं सिंध की, तो वो पूरा रीजन जो है वो पूरा आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत फर्टाइल रीजन था। बहुत वहाँ पे ज़्यादातर एनेक्सेशन जो इंडिया पे हुए वो उसी रीजन के थ्रू हुए। चाहे आप कोई सा भी रीजन को देख लीजिए, आप शक इन्वेजन देख लीजिए, हुनास का देख लीजिए, ज़्यादातर जो भी इन्वेजन्स इंडिया में हुए, आर्यंस भी आप कहेंगे तो आर्यंस भी आपको सेंट्रल एशिया से उसी रीजन से इंटर होते हुए दिखे थे। ठीक है, तो ये जो एरिया कहला जाता है, ये कहलाते हैं बलूचिस्तान के एरिया को। Battle of Hyde Pass was fought between Alexander and King Porus in 326 BC. Hydaspes means which river? इसका मतलब कौन सी रिवर है? इसका नाम जो था वो रिवर है, किसी एक नदी के किनारे ये बैटल लड़ी गई थी, और वो नदी जो है वो है झेलम। झेलम के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ये तो बहुत, जिसको आप बोलते हैं ना, एपिक है। बहुत सारी जो हमारी गाथाएं चलती हैं उसमें भी ये बोला जाता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ये ऑब्वियस क्वेश्चन तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मार्क किया गया है। ठीक है, तो ये युद्ध जो था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। What was the capital city during the 6th century BCE? कैपिटल सिटी को क्या कहते थे 6th सेंचुरी BC में? ये भी हम डिस्कशन एक बार कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वो वही कहा कहलाती है जो आज भी हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं राजधानी। ठीक है, तो राजधानी तब भी बोलते थे, राजधानी अभी भी बोलते हैं। तो राजधानी है, निगम नहीं बोलते हैं, महानगर भी नहीं बोलते हैं, पूर्व भी नहीं बोलते हैं, राजधानी बोला जाता है। Which of the following is not a correct observation as mentioned by Megasthenes about India? इंडिया में आके मेगास्थनीज आपको मालूम है किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य 1 के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने बेसिकली आपको मालूम है अकाउंट दिया था इंडिया का। और कौन सी किताब बहुत फेमस है इनकी? इंडिका, है ना। उसमें इन्होंने गुप्त काल का पूरा, अगर आप कहते हैं गुप्त नहीं, सॉरी, मौर्य काल का पूरा इन्होंने अपना ब्यौरा जो है वो दिया था। एक तरह से आप मौर्य डायनेस्टी की अगर आप बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमें सबसे ऑब्जर्वेंट हिस्ट्री या सबसे, जिसको आप कहते हैं कि सबसे रिलेटेबल हिस्ट्री जो है, हमें वो मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलती है। एक उससे और एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, है ना। दो अगर आप लिटरेचर बोलते हैं तो उस टाइम के बहुत प्रमुख लिटरेचर माने जाते हैं। और उनका क्या नहीं कहा उन्होंने इस बारे में, बात यह है कि मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में अबंडेंट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन है इंडिया में, ये बोला कि नहीं बोला? वेल एस्टैब्लिश्ड कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ये बोला कि नहीं बोला? फ्रीक्वेंट फेमाइंस आते हैं, ये बोला कि नहीं बोला? ये डायनोसिस ने इंडिया को इन्वेड किया या नहीं किया, ये बात बोली। तो आप बताइए क्या बोला उन्होंने? उन्होंने फ्रीक्वेंट फेमाइन की जो है वो उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया में फेमिन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट आते हैं। बाकी तीनों जो उनके तथ्य हैं वो उन्होंने, जो उनके कथन हैं वो उनके कथन में से लिया गया है। सिर्फ एक बात उन्होंने नहीं बोली कि इंडिया में फेमिन्स जो हैं वो नहीं आते, वो फ्रीक्वेंट आते हैं। ये बात उनकी कही द्वारा, उनके कहे से नहीं पता हमें। ठीक है, ये आप एक बात कर सकते हैं कि उनको ये कहना था कि इंडिया का जो, जिसको कहते हैं ना कि इंडिया में जो वेल्थ थी उससे वो बहुत चकाचौंध थे। और उनका कहना था कि यहाँ पे अबंडेंस है मिनरल्स की, और अगर आप बात करते हैं सोने की, चांदी की, उसके अलावा कॉपर की, आयरन की इंडिया में। और कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने अच्छी खासी टिप्पणी की थी, जो सोशल लाइफ के बारे में आपको बताता है मॉडर्न टाइम्स के बारे में। ठीक है, नाउ
Who among the following laid down the punishment for the person becoming mendicant without making adequate provision for dependent wife and children? इनमें से कौन था जिसने, आप कह सकते हैं कि एक पनिशमेंट जो है वो इजाद की थी और उसने कहा था कि उसने उनके जो परिवार था, जो बीवी बच्चे थे, उनके बारे में बिना सोचे हुए उसने ये कहा था। और ये नाम आपको मालूम होना चाहिए कि ये थे कौटिल्य। कौटिल्य जब बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी की, कौटिल्य वॉज द किंग मेकर, चाणक्य जिसको हम कहते हैं, और कौटिल्य नीति है जिसके बारे में मैंने कहा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको ना सिर्फ इकोनॉमी के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता चलता है वहाँ का मौर्यन डायनेस्टी का, बल्कि आपको उसकी सोशल, रिलीजियस जो पूरा का पूरी लाइफ थी, कल्चरल एविडेंसेस, आपको इकोनॉमी, आपको क्लास डिवीजन, आपको सब कुछ पता चलता है। एंड कौटिल्य वॉज अ मैन, वो ब्राह्मण थे वो, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था एक तरह से आप कह सकते हैं। मतलब एक तरह से क्या, उन्होंने उनके अधीन रहकर या उनके जिसको बोलते हैं उनके मार्गदर्शन में या उनके जिसको बोलते हैं डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वो उपलब्धि हासिल की थी, वो ऊंचाइयां हासिल की, ना सिर्फ राजा बनने की बल्कि राजा बनने के बाद भी जो उन्होंने एम्पायर एनेक्सेशंस वगैरह किए, वो सब कुछ अगर दिमाग किसी का उसके पीछे था तो वो कौटिल्य का था, ठीक है। और ही वॉज सच अ श्रूड पर्सन, मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य अपने आप में इतने श्रूड थे। और उनके अगर आप प्रिंसिपल्स देखेंगे, अगर आप प्रिंसिपल्स उनके मिलिट्री प्रिंसिपल्स आप देखेंगे, उनके राज के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, या उनके जिसको बोलते हैं राज के जो गुण उन्होंने बताए हैं, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आप अशोका ने तक कौटिल्य के जो गुण हैं उसको फॉलो किया, ठीक है। और उसके बाद अशोका का नाम आप जानते हैं, अशोका द ग्रेट बन गए वो। और आज तक भी जो उनकी किताबें हैं, कौटिल्य नीति अगर आप उनने किताब सुना होगा आपने, या चाणक्य नीति करके उनकी किताब है, अगर आपने वो पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि कितना उनका एक श्रूडनेस थी उनमें व्हेन ही वाज मेकिंग अ किंग, राइट। उनका ये कहना था कि बिल्कुल अगर कोई, जैसे मैंने उस टाइम पे भी जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने कोट किया था, ये एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि उन्होंने कहा कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप जंगल से जा रहे हैं और अगर आपको एक कोई कांटा चुभ जाता है तो ना सिर्फ आप उस कांटे को निकाल के फेंकिए, ठीक है, ना सिर्फ आप उस कांटे को अपने पैर से निकाल के फेंकिए, बल्कि वहाँ रुकिए, उसकी जो जगह है जिस पेड़ से आपको वो कांटा लगा है, जिस श्रब से वो कांटा आपको चुभा है, आप उसको खोदिए उसकी ज़मीन को और उसकी जड़ों में जाइए और उसकी जड़ में उखाड़ के उसकी जड़ को उस जगह पे उसकी जड़ में मठा डाल दीजिए, ताकि वो दोबारा ना सिर्फ वो पेड़ मर जाए, वो पेड़ उखाड़ के फेंकने के अलावा उसकी जड़ में आप मठा डाल दीजिए ताकि वो दोबारा उभर ना पाए, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं कि दोबारा उग ना पाए, मतलब वहीं के वहीं उसका नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। और यही चीज़ आपको यहाँ नजर आ रही है कि कौटिल्य ने एकदम पनिशमेंट ले डाउन की थी जिसमें उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं बनाया पत्नी का या बच्चे का। और उन्होंने बात की, मतलब ही वाज सच अ श्रूड पर्सन, सच अ हार्टलेस इन अ वे, अगर आप कहेंगे कि जहाँ बात होती थी राजद्रोह की, यहाँ बात होती थी पनिशमेंट की, तो बिल्कुल कोई भी दया भाव नहीं रखा करते थे, ठीक है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौटिल्य है। अब 8th पे हम बात करते हैं, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्रीज सच एज सीरिया इन द वेस्ट। कौन से वो राजा थे जिन्होंने बाकी जो देश थे, बाकी जो कंट्रीज थीं, जैसे सीरिया अगर आप बात करते हैं तो उसके साथ उन्होंने रिश्ते रखे थे या इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए थे, और वो थे मौर्य। मौर्य की अगर आप बात करते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी में बहुत फैली हुई डायनेस्टी थी, पहली डायनेस्टी थी जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का काम किया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि जब नंदा डायनेस्टी, जब धननंदा को इन्होंने ओवरथ्रो किया और मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, जिस टाइम पे अलेक्जेंडर वापस चला गया था, और आपको ये मालूम है कि भाई मगधन, उसमें आप कह सकते हैं कि एक मगधन एम्पायर की आप कह सकते हैं कि शुरुआत थी ये, और जिसमें आप कह सकते हैं कि जब इसने मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब डायनेस्टी को कब्जा किया, या कह सकते हैं जब अब थ्रोन पे कब्जा किया धननंदा को हटाने के बाद उन्होंने किया, तो उनको मालूम था कि जो छोटे मोटे जो पर्शियन जो ग्रीक राजा थे या राजघराने थे, उनको भी इन्होंने क्या किया, उनको भी इन्होंने सम्मिलित कर लिया और पूरा ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक आप कह सकते हैं कि इन्होंने एनेक्स किया। मतलब इतना बड़ा राज जो था, वो पहला इंडिया में जो इतना बड़ा राज था वो मौर्यन डायनेस्टी थी। और उन्होंने बाकी जो स्टेट्स थे, बाकी जो रिलेशंस थे, बाकी अड़ोस पड़ोस के जो देश थे हमारे, उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए। जैसे कि आप बात कर सकते हैं सीरिया इन द वेस्ट, उनको मालूम था और उनके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक, जिसको बोलते हैं कि राजदूत, उन्होंने अपने भेजे और अपनी जो संधि थी वो उस तरह के उन्होंने इस्टेब्लिश किए। Excuse me. Who identified Chandrakutus of the Greco-Roman literature with Chandragupta Maurya? किसने किया? तो इसमें नाम आ जाता है
कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसको रिलेट किया, किसके साथ? आप चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ग्रेको रोमन लिटरेचर को उन्होंने कंबाइन किया। वो नाम आता है विलियम जोन्स का, ठीक है, विलियम जोन्स का। The cotton cloth worn by Indians had the brighter white color than any cotton found elsewhere. This views was recorded by, ये किसी का कथन है और इसके ऊपर बात हो रही है कि उन्होंने बात की है कि किस तरह के वेशभूषा के ऊपर ये बात की गई है, ठीक है, कि जो कपड़े भारतीय लोग धारण करते थे उन कपड़ों की अगर बात करते हैं हम, तो द क्लॉथ worn by Indians had a brighter white color, मतलब ज़्यादा सफ़ेदी की जो चमकार जिसको हम बोलते हैं ना, सफ़ेदी की चमकार, निरमा, उस टाइम पे निरमा नहीं था लेकिन सफ़ेदी की चमकार हुआ करती थी, तो ये सफ़ेदी की जो चमकार है उसकी बात हो रही है। और उनका कहना है कि वो ऐसा कॉटन था, मतलब उनकी तारीफ उन्होंने किस बात की कि हमारी जो कॉटन की क्वालिटी थी भारत में वो इतनी अच्छी थी जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती थी, और वो आज तक भी सच्चाई है। भारत का जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट होता है, आज भी हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो योगदान है वो कॉटन का है, जूट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉटन, रबर हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, जूट होता है, कॉटन की आज भी अगर आप बात करते हैं जो इंडियन कॉटन है वो पूरी दुनिया में आज भी उसका डंका बजता है, ठीक है। तो ये जो है किसके व्यूज़ थे बताइए? ये व्यूज़ थे मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज ने, जैसे मैंने कहा ना कि उनने सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी का ना सिर्फ उसने भ्रमण किया था, ना सिर्फ उसने स्टडी की थी, पर उसने एक इंडिया का जो अकाउंट है उस टाइम पे, जो एंशिएंट इंडिया का भी अकाउंट है, वो आपको मेगास्थनीज की राइटिंग से बहुत क्लियरली मिलता है। आपको उसकी सोशल कल्चरल जो पूरी हेरिटेज है आपको उसका में आप एक तरह से पीपन कर सकते हैं। तो मेगास्थनीज का ये कहना था कि इंडिया का कॉटन अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉटन है और ऐसा कपास या ऐसा कॉटन कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया का जो भंडार है आयरन का या सोने और चांदी का, वो आपको कहीं नहीं मिलता। तो बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले ज़माने में इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया थी और इसी वजह से जो लोग हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होकर आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब which of the following ancient Indian kings had appointed धम्म महामतास? अब बताइए धम्मा किसके साथ आप नाम जोड़ते हैं? ये तो आपको मालूम है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि धम्मा का जब नाम हम बात करते हैं तो हम उस राजा की बात करते हैं जिसका हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसने बहुत बड़ा राजा था, जिसको अशोका द ग्रेट कहा जाता है। और बाद में जब कलिंग वॉर हुई और कलिंग वॉर के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने कहा कि अब मैं धर्म का या धम्मा का रास्ता जो है वो अपनाऊंगा, और बुद्धिज़्म के रास्ते पे ये चल निकले थे, बुद्धिज़्म के मार्ग पे ये अग्रसर हो गए थे और इन्होंने सांची में जाके स्तूपास बनाए थे और इन्होंने बहुत सारे धार्मिक काम किए, सारनाथ के पिलर बनाए, एडिक्ट्स जो है पिलर अशोक के वो बहुत फेमस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं और ये नाम जो है आप सबसे पहले जब आप ये धम्मा सुने ना तो सबसे पहले आप वैसे ही रिलेट कर लीजिएगा कि अशोका का है, ठीक है। अब बात करते हैं एज पर अशोका's inscription which among the following place was declared tax free and proclaimed only 1/8 part as taxable। अगर आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, अशोका के बारे में या अशोका के समय के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो बात ये आती है कि कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सा ऐसी प्लेस थी जो कि डिक्लेयर कर दी गई थी टैक्स फ्री, ठीक है, एंड प्रोक्लेम करती है 1/8 पार्ट एज टैक्सेबल। कौन सी ऐसी जगह थी बताइए? लुम्बिनी। लुम्बिनी आपने नाम सुना है, अशोका के साथ नाम जोड़ा जाता है, बुद्धिज़्म के साथ इस जगह का नाम जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है लुम्बिनी का नाम बुद्धिज़्म के साथ बताइए? ये तो मैंने आपको जब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमने अशोका के टाइम पे भी पढ़ा है और मैंने जब आपको जैनिज्म बुद्धिज़्म पढ़ाया था तब भी हमने पढ़ा था कि लुम्बिनी का नाम जो है वो क्यों जोड़ा जाता है बुद्धिज़्म के साथ। इसका जवाब आप मुझे नीचे लिख के देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये अगर आप जवाब मुझे दे देंगे ना कि लुम्बिनी का नाम बुद्धिज़्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है या बुद्धा के साथ क्यों जोड़ा जाता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों अशोका ने उस जगह को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था, ठीक है। दोनों ही जो है ना एक ही जवाब में दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, तो फटाफट इसका जवाब जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम बेनिफिशरीज ऑफ अशोका की डोनेशन इन द रीजन ऑफ बार्बर हिल्स वर। कौन से बेनिफिशरीज थे अशोका के डोनेशन के, किस रीजन में? बार्बर हिल्स में। और ये आप कह सकते हैं आजीविकास। आजीविकास, आजीविकास क्या हो रहा है? आजीविकास आपको मालूम है जब हमने बुद्धिज़्म और जैनिज्म पढ़ा था तब आपने ये टर्मिनोलॉजी भी मेरे मुंह से सुनी थी और ये आपको मालूम है। ये नहीं मालूम है तो मैं फिर से वही कहूँगी कि इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर
चुकी हूँ, ठीक है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म का वीडियो देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों आजीविकास था। अब क्या होता है, सीधे सीधे मैं बताऊँ क्या होता है, जब हम चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाती है। और मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंटर रिलेट होकर आएंगे मॉक में, ठीक है। तो आप अगर एक चीज़ कंसेप्ट को अगर आप पूरी तरह समझ लेंगे तो आपके लिए पूरे ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो समझना आसान होगा और आपके लिए उसमें मॉक भी अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आजीविकास की बात हो रही है। नाउ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डिसाइफर्ड बाय, अशोका के इंस्क्रिप्शंस किसने डिसाइफर किए थे? डिसाइफर मतलब किसने उनका मतलब जो है वो खोज निकाला था कि उनका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है उसका, ये समझने के लिए कौन आगे आ गया था सामने, और किसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप ने ये काम किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस किसने डिसाइफर किए थे। ये नाम है जेम्स प्रिंसिप का। और एक जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो डिसाइफर नहीं हो पाए, बताइए वो कौन से हैं। ये भी हमने मॉक में किया था, एक एमसीक्यूज में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी वो भाषा है जो कि डिसाइफर नहीं हो पाई और इस वजह से हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। बताइए कौन सी, क्यों, और वो इस वजह से प्रोटो हिस्ट्री में है। इसका भी आपको जवाब मुझे देना पड़ेगा, नीचे आप लिख के दे सकते हैं। आप बताइए। और मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत पहली सिविलाइजेशन थी और बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और बहुत एडवांस्ड और अर्बन सिविलाइजेशन थी। बताइए, बहुत सारे हिंट दे दिए मैंने, तो अब आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसके इंस्क्रिप्शन आज तक भी डिसाइफर नहीं हो पाए हैं और इस वजह से हमको उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। चलिए, Who were the first king to issue the largest hoards of gold coin in India? वो कौन सा एम्पायर था या पहला कौन सा राजा था जिसने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन इंडिया में लाया था? बताइए कौन सा राजा था। वो थे कुषाण। कुषाण सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा संग्रह जो है, सबसे लार्जेस्ट होर्ड जो थे गोल्ड कॉइन के, वो कुषाण वंश लाया था भारत में, ठीक है। कुषाण राजा लाए थे भारत में, वो मौर्यंस नहीं थे। लोग अक्सर मौर्यंस सोचते हैं, मौर्यंस नहीं थे, वो कुषाण थे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण्स इन इंडिया? कुषाण डायनेस्टी का अगर आप बात करते हैं तो सेकंड कैपिटल भारत में कौन सा था? भारत में दूसरा कैपिटल था मथुरा। मथुरा उनका कैपिटल था। इसमें अगर आप बात करते हैं तो आप ये देखेंगे तो बैक्ट्रिया है यहाँ पे, ये अलेक्जेंड्रिया है, 2 अलेक्जेंड्रिया हैं, ये भी आप जानते हैं, दक्षिला, सगाला, पटाला, मथुरा, विदिशा और पाटलिपुत्र। तो इसका जो दूसरा कैपिटल था वो मथुरा था। पहला कौन सा था बताइए? पहला बताइए। पहला तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा था? 17वें पे आते हैं। मिनांदर की अगर हम बात करते हैं, जिसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था होली मैन नागसेना ने, ये कौन सा वहाँ बिलोंग करता था? मिनांदर को मिलिंद भी बोला जाता है, राजा मिलिंद भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका मैंने एक और बात आपको बताई थी, जो कि मैंने बताया था कि इनके और नागसेन के बीच का जो संवाद है वो एक बहुत फेमस किसी काम में आता है, वो बहुत फेमस आपको किसी एक लिटरेचर वर्क में आता है और उसका नाम है उस लिटरेचर वर्क का मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो। ये बहुत फेमस लिटरेचर का वर्क है। और ये कौन सा राजा था बताइए? ये राजा था इंडो ग्रीक रूलर था, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर था मिलिंद, और इसका जो नाम था मिलिंद पन्हो। ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा मिलिंद पन्हो को, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर आप समझना चाहते हैं तो ग्रीक बैक्टीरिया या ग्रेको बैक्टीरियन एम्पायर जो है, आप देख सकते हैं किंगडम यहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया यहाँ पर है, ग्रेको बैक्टीरियन यहाँ पर है, यहाँ से ये इंडिया आए थे, ठीक है। एलेक्जेंड्रिया जो है कॉकस में, वो यहाँ पर है, ठीक है। इंडो ग्रीक किंगडम जो है उन्होंने यहाँ आके इस्टेब्लिश किया था। और आप कह सकते हैं मतलब वो एंट्री आप समझ रहे हैं ना कहाँ से? मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंट्रल एशिया से वो इस तरफ को आए थे। ज़्यादातर जो किंगडम है, ज़्यादातर जो अटैक हुए हैं इंडिया में, वो इसी डायरेक्शन पे हुए हैं। What is the main source of information about Indo-Greek rulers? मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आप बताइए? कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है? ये मैंने आपको जब अभी हमने फॉरेन इन्वेजन्स पढ़े थे, पर्शियन एंड ग्रीक, उस टाइम पे मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि इनके बारे में जो मेन आपको पता चलते हैं, जो आपको ये होता है, आइडिया होता है कि क्या हुआ था उस ज़माने में, किस दौर में किस तरह की चीज़ें हुई थी, किस तरह से जो सेटअप था वो था, या किस तरह से एनेक्सेशन हुए, या किस तरह की उनकी सोशल लाइफ थी, इकोनॉमी थी, मिलिट्री पॉलिसीज़ उनकी क्या थी, ये हमें किस डॉक्यूमेंट से या किस चीज़ से पता चलता है?
हमें पता चलता है कॉइनेज से। और मैंने आपको कहा था न्यूमिस्मैटिस्ट जो होते हैं, जो कि कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, वो पुराने कॉइन्स जब उनको संग्रह किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, जब वो कॉइन्स निकले हैं तो बहुत सारी जगहों पे वो निकले। और आपको पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस भी आपको पता चलते हैं कि ईरान में भी बहुत ज़्यादा निकले वो कॉइन्स, पर्शिया में बहुत सारे निकले। तो आपको पता चलता है कि पर्शिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे जब पर्शियंस यहाँ पे थे। उसके अलावा आपको मालूम है ईरान में हुआ, उसमें अगर आप बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अगर ऐसे आप देखेंगे, बुगास कोई का इंस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र आपको मिलता है, राइट। तो कॉइनेज से जो एक टर्म्स के, जो कि एक पीरियड के जो कॉइन है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें उस पीरियड के बारे में, उस टाइम के बारे में आपको बताते हैं। और ये हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमें पता चलता है वो कॉइन्स के बारे में पता चलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से कॉइनेज पे और किस तरह से कॉइन बनाए जाएंगे, कि जो कॉइन का जो ढालने का जो तरीका था जो सिक्कों को, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ था बहुत ज़्यादा, जब हम बात करते हैं ग्रीक रूलर्स के इन्फ्लुएंस में इंडिया में। ये भी मैंने आपको, जब हमने वो पढ़ा था फॉरेन इन्वेजन, तो मैंने आपको क्लियरली बताया है, ठीक है। अब बैटल हाइट्स पे हम बात कर चुके हैं कि झेलम नदी के किनारे राजा पोरस का और सिकंदर का युद्ध हुआ था। और वो कौन से साल में हुआ था? वो हुआ था 326 BC में, जब अलेक्जेंडर यहाँ पे था। और फाइनली फिर 18 महीने गुजारने के बाद वो यहाँ से चला गया था। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर टू रूल ओवर इंडिया, नोटेड फॉर हिज जस्टिस एंड पॉपुलैरिटी विथ हिज सब्जेक्ट्स। कौन सा वो राजा था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था, इंडो ग्रीक रूलर, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसने उसके जस्टिस के लिए बहुत फेमस था। कहा जाता है जस्टिस और किसका बहुत फेमस माना जाता है, बताइए इतिहास में? वो हमने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं जहांगीर का जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। जहांगीर जो न्याय करते थे वो बहुत फेमस माना जाता है। तो ये हम मिडीवल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल एंशिएंट में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिलिंद की, मेनांदर की। मेनांदर जो था ये बहुत ही फेमस राजा भी था, बहुत अच्छा राजा भी माना जाता है। इसने काफ़ी लिटरेचर में भी इसका काफ़ी योगदान है, कल्चर में भी है, सोशल लाइफ में भी है, इकोनॉमी में इसने बहुत बूस्ट की। और ये लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी आप कह सकते हैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी था, और बहुत न्याय करने वाला राजा, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही अच्छा गुणी राजा माना जाता था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मेनांदर का नाम अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने आपको बताया है कि इसको नाम है मिलिंद। 21 Megasthenes, Diomachus and Dionysius were the dash historians who served ambassador in the modern court. Dash ambassadors मतलब ये कहाँ के ambassadors थे? Megasthenes आपको मालूम है, और आपको ये मालूम है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक और चीज़ थी कि अलेक्जेंडर जब गया है ना, जब अलेक्जेंडर वापस लौट गया, तो उसके बाद आपको मालूम है कि जब ग्रीक इन्वेजन हुआ तो अलेक्जेंडर वापस लौट गया, अपने बहुत सारे वो यहाँ पे जनरल अपने यहाँ पे छोड़ गया था, ठीक है। अब उसमें आपको बात होता है, जिसमें सबसे फेमस कौन था? निक्टर सेल्यूकस, ठीक है। निक्टर सेल्यूकस की बात होती है, तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो उस ज़माने में बहुत कौन लोग ज़्यादा आ सकते थे? कॉमन सेंस आप लगाइए कि कौन लोग जो थे वो ज़्यादा आ सकते थे इंडिया में, या कौन लोग थे जिनकी ज़्यादा पकड़ हो सकती थी, या ज़्यादा जिनको ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता था इंडिया का। ऑफ कोर्स वी नो दैट दे वर ग्रीक, राइट। सो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अगर हमें एज पता है ना कि हम किस एज में वो बात कर रहे हैं या किस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ईजिली उस चीज़ को समझ सकते हैं, आउट ऑफ काइंड ऑफ जस्ट आउट ऑफ विट्स ऑल्सो, कि वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीक। तो ग्रीक जो थे वो मॉडर्न कोर्ट्स में काफ़ी थे, और ग्रीक एम्पायर्स, छोटे छोटे ग्रीक एम्पायर्स को मॉडर्न डायनेस्टी ने अपने अंदर वो भी कर लिया था, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, अज्यूम भी कर लिया था, कंज्यूम भी कर लिया था, ठीक है। अब आप बात करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी अश्वघोषा, तब मैंने आपसे पूछा था कि किसके लिए फेमस है। हालांकि मुझे इसका जवाब किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा, तो मैं आप लोगों से गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। द अर्लीस्ट संस्कृत प्लेज वर रिटन बाय हिम, दे आर रियली ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड पाम लीव्स, एंड दे वर डिस्कवर्ड स्ट्रेंजली इनफ एट टर्फन एट द बॉर्डर्स ऑफ गोबी डेजर्ट। Who was this ancient Indian author? तो मैंने नाम तो आपको बता ही दिया कि कौन है वो एंशिएंट इंडियन ऑथर हैं, अश्वघोषा। और ये मैंने आपसे पूछा था, और आज आपको इनका जवाब मैंने बता दिया कि इनका नाम क्यों फेमस है, किस लिए इनको जाना जाता है। हालांकि अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम एंग्री ऑन दिस पार्ट। चलिए 23rd, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया वॉज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेमेट्रियस नहीं थे, नन ऑफ द अबव तो खैर हम बात नहीं कर सकते, एंटिकस भी नहीं थे, अगेन जो थे वो मिलिंद थे, और मिलिंद मतलब मेनांदर, ठीक है।
मेनांदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनांदर, मिलिंद, नागसेन से उनका संवाद, मिलिंद पन्हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, आप याद रखिएगा। Which of the following statement is are correct concerning कनिष्क? जब हम कनिष्क की बात करते हैं तो आप इसको जानते हैं कैसे, कौन सी डायनेस्टी थी? कनिष्क की कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी में आप कौन सी बात जानते हैं? जब हम बात करते हैं उसने शक एरा 1958 में, 1958 बोल रही हूँ सॉरी, जस्ट 58 एडी में, और बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनयान ड्यूरिंग हिज रीजन। तो अब इसमें से बताइए कौन सी बात सही है? बुद्धिज़्म को उसने डिवाइड किया था, ठीक है, बुद्धिज़्म डिवाइड किया था उसने दो में, और ये उसके रीजन में या उसके रेन में हुआ था, रीजन नहीं रेन में, मतलब उसके जब काम था, जब वो रेनिंग किंग था उस टाइम पे हुआ था। अब इन हुज रीजन, इन हुज रेन डिड ह्यूनसांग केम टू इंडिया? ह्यूनसांग, जब हमने अभी आपको, जब मैंने टाइमलाइन पढ़ाई थी तब मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दो चाइनीज़ पिलग्रिमेज या दो चाइनीज़ ट्रैवलर्स या स्कॉलर्स का नाम बहुत फेमस है, ये बार बार आता है, एक ह्यूनसांग का और एक आता है फाहेन का। अब आप बताइए ये किसके टाइम पे आए थे? ये मैं आपको बता चुकी हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। फाहेन जो है वो किसके टाइम पे आया था, ये अब आप मुझे फिर से बताएंगे, ठीक है। चाइनीज आ ही गया यहाँ पे, लीजिए आ ही गया यहाँ पे कि कौन आया था पहले, तो यहाँ पे आपको फाहेन है, लेकिन किसके रेन में आया था अब ये कम से कम आप मुझे बताएंगे। चाइनीज़ पिलग्रिमेज जो कि 5th सेंचुरी में इंडिया आया था, और ये किसके रेन में आया था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। लिखेंगे आप नीचे, और बिल्कुल लिखेंगे आप लोग लिखते नहीं है नीचे, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि किसके रेन में आया था। ये मैंने जस्ट अभी जब टाइमलाइन पढ़ाई है मैंने तब आपसे डिस्कस किया है ये, ठीक है। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग्स? ये हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अराइवल इन इंडिया? कौन पहले आया, इंडो ग्रीक, कुषाण, शक्स या पार्थियंस? बताइए कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले तो आए इंडो ग्रीक, ठीक है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट जो है वो तो अपनी जगह पे कहाँ पे आएगा, तीनों में फर्स्ट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। शक आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, उसके बाद जहाँ तक है आना चाहिए शक्स को, ठीक है। शक्स के बाद आपको मालूम है आए पार्थियंस, और आखिरी में आए कुषाण, ठीक है। शक के बारे में आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया था मंगोलियन ट्राइब है, चाइनीज़ मंगोलियन ट्राइब है, जो कि यूची शक हमने डिस्कशन किया था, बिल्कुल ये वही शक है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट कॉइन्स टू बेयर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर्स वो इशूड बाय, पहली बार जो इमेजेस थी रूलर की, आपको ये पता चल जाएगा जब आप एलेक्जेंडर का कॉइन देखेंगे, ठीक है, उस पर एलेक्जेंडर द ग्रेट का चेहरा बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। और कॉइनेज के बारे में ये मैंने जैसे बोला कि ग्रीक हिस्ट्री के बारे में कॉइन्स उसके बहुत कुछ बताते हैं हमें, और कॉइनेज की जो आर्ट है कॉइन्स बनाने की या कॉइन्स को ढालने की, वो इंडियंस ने या हमने ग्रीक से ली है, या ग्रीक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसका आंसर आपको वैसे ही पता चल गया, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो ग्रीक्स, ठीक है। नाउ which one of the following book of ancient India has the love story of the son of the Shung dynasty founder? ये मैंने आपको बताया था कि कालिदास द्वारा रचित किताब है, बहुत फेमस है, और ये राजा जो थे ये रूल करने से ज़्यादा अपने जो प्रेम प्रसन्न है मालविका के साथ उसके लिए फेमस थे। तो नाम आप यहाँ पे समझ ही गए हैं कि बात हो रही है किसकी, मालविका अग्निमित्र की, और ये किसने लिखी है, कालिदास ने। कालिदास की एक और बहुत फेमस कौन सी है जो आपने सुनी है, शकुंतलम, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है ये और ये रीज़न है। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जैसे मैंने एमसीक्यूज में भी किया था, ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम मॉक में कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी किए हैं, हमने मैच द फॉलोइंग टाइप के भी आ जाएंगे इसमें, असर्शन और रीज़न भी हैं। हम बहुत सारे जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं हम एमसीक्यूज में ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़े बहुत हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। अब कुषाण बैंड गोल्ड कॉइन्स टेकन फ्रॉम द एम्पायर ऑन द सिल्क रूट, कुषाण्स could not control the silk route and were at loss from its trade। अब आपको समझना है कि क्या ये असर्शन है और क्या इसका ये सही रीज़न है इस असर्शन का, ये है पूरा क्वेश्चन अपना, ठीक है। कि कुषाण ने बैन किए थे गोल्ड कॉइन्स जो कि उनने एम्पायर से लिए थे सिल्क रूट के, और कुषाण कुड नॉट कंट्रोल द सिल्क रूट एंड वर एट द लॉस फ्रॉम इट्स ट्रेड। तो क्या ये इसको सही है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही दे रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब ये बात है कि दोनों ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था,
दोनों ही, ना असर्शन सही है ना रीज़न सही है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत हैं। इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मुझे देने का रीज़न ये था कि कई बार क्या होता है कि लोग समझते हैं कि असर्शन जो है वो 100% सही है, और रीज़न आपको ये आप दिमाग लगाते हैं कि यार रीज़न इसका असर्शन का ये है कि नहीं है। कई बार असर्शन भी पूरी तरह गलत होते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कहीं पे भी इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये दोनों ही जो है वो गलत हैं। ठीक है, तो आंसर जो है बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। Kanishk must have conquered the greatest part of the gigantic plain. The evidence of this statement comes from which of the following fact? क्या coins of Kanishk are found in places like Mathura, Sravashti and Banaras? His coins exhibit by Buddhist images, not Hindu gods, a popular cult in the gigantic plain. तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा पार्ट सही है, कौन सा गलत है। क्या उसके जो कनिष्क के जो कॉइन्स थे वो कहीं पे प्लेसेस पे फाइंड किए जाते थे जो कि जायजेंटिक प्लेन में था? ये तो एक कथन है, ठीक है, कि कनिष्क ने कॉन्क्वेस्ट किया होगा ग्रेटेस्ट ऑफ द जायजेंटिक प्लेन, लेकिन उसका रीज़न क्या है? बात ये हो रही है कि क्या उसके कॉइन्स वहाँ पाए जाते थे या फिर कॉइन्स जो थे वो एग्जिबिट करते थे बुद्धा की इमेज, जो कि नॉट हिंदू गॉड, जो कि पॉपुलर कल्ट था उस टाइम पे जायजेंटिक प्लेन्स का। तो इसका ये रीज़न है कि ये जो पार्ट है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहला जो था वो सही था कि उसके जो कॉइन्स थे वो बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में पाए गए। जब एक्सकवेशन हुआ तो बहुत सारी जगहों से उसके कॉइन्स मिले, जहाँ पे आपके मथुरा की और श्रावस्ती खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और बनारस से भी इसके जो कॉइन्स हैं वो मिले, जो कि जायजेंटिक प्लेन का बिल्कुल आप बोलते हैं हब माना जाता है या गढ़ माना जाता है, वहाँ पे इसके सिक्के जो हैं वो मिले, और इस वजह से ये कथन जो है ये अपने आप में सही है। अब बात होती है, an important item of trade from ancient India was precious in Roman Empire so much that it was known as black gold. What does the item refer to? इसको काला सोना कहा जाता था, इतना ये इम्पोर्टेंट था और इतना ज़्यादा ये इम्पोर्ट किया जाता था इंडिया से। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये चीज़ छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका इतना महत्व था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई, या जब बाहर की बाकी भी पोर्चुगल्स या फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट में जब इंडिया में आए, तो वो भी इसके पीछे आए थे, और बहुत सारी स्पाइसेस और भी थे, लेकिन ये उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस माना जाता है। आप समझ गए हैं मैं बात करने वाली हूँ पेपर की या गोल मिर्च की या काली मिर्च की। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसको ब्लैक गोल्ड के खिताब दिया गया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट था। There are several passes in the northwestern mountains of India. From them, Alexander of Macedonia came to India through. ये जो है ना, ये नॉर्मली लोग बोलन पास या खैबर पास मानते हैं, पर वो बोलन पास या खैबर पास नहीं है, वो बेसिकली स्वैट वैली से होते हुए इंडिया आया था। ठीक है, तो आंसर जो है वो स्वैट वैली है। इनफैक्ट ये इतना टेक्निकल आंसर है कि अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो भी आपको शायद खैबर पास दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो कायदे से अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कायदे से अगर आप उसको स्टडी करेंगे, तभी मैं कहती हूँ नॉट एवरीथिंग कैन बी फाउंड ऑन गूगल। किताबें उठा के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्वैट वैली को क्रॉस करके इंडिया में एंटर किया था। ठीक है, तो आंसर जो है ए है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें बिल्कुल। Consider the following about the religious impact of the Greek, Kushan, Shaks and Parthians called Yavanas. They patronized religion like Buddhism. Their coin contained images of religious Hindu figures. Which of the following is or are correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? Consider the following about religious impact of the Greek, Kushan, Shaks and Parthians called Yavanas. Yavanas, आप बताइए इसमें से कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है कि उन्होंने पैट्रनाइज किया धर्म को जो बुद्धिज्म जैसा धर्म था, या उनके जो सिक्के थे वो कंटेन करते थे इमेजेस ऑफ रिलीजियस हिंदू फिगर्स? दोनों ही पार्ट जो है वो अपने आप में सही थे। ठीक है, उन्होंने पैट्रोनाइज भी किया बुद्धिज्म को, और उनके जो सिक्के थे उसमें हिंदू गॉड्स के भी फिगरीन्स आया करते थे, उसके भी इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, स्कल्प्ट किया जाता था उनको, तो ये भी पार्ट सही है। Which of the following kings wore the title of अवनी सिम्हा? अवनी सिम्हा का टाइटल किस राजा के पास था, किस राजा को मिला? ये आप नाम जानते हैं, सिम्हा विष्णु के पास। सिम्हा विष्णु के पास ये टाइटल था। Who captured Madurai and took the title of Madurantaka and Madurikonda? कौन सा था? परंतकावन जो थे उन्होंने किया था। ये साउथ इंडियन, आपको मालूम है साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, साउथ इंडियन एम्पायर्स जब हमने पढ़े तो उसमें आपको ये पता चलेगा।
विच इज़ अ न्योलिथिक साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें से न्योलिथिक साइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कौन सी? ये बात हो रही है, कौन सी साइट है? यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन बताइए कौन सी साइट है, नाम बताइए। सरुतरु, सरुतरु इस साइड कहीं पड़ती थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में न्योलिथिक साइट मानी जाती है इंडिया की, ठीक है। Who is called the father of Indian archaeology? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहते हैं? ठीक है, इस पे एक नाम जो आपका बहुत ज़्यादा सुना हुआ लग रहा होगा आपको, और आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस नाम है, वो आपको लग रहा होगा मार्शल का, है ना, कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब खोज का बोला, या उन्होंने मोहनजोदाड़ो का बोला, या वो जो ASI जो थी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके चीफ थे। लेकिन ये नहीं है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे जो नाम है वो उस व्यक्ति का है जो कि बेसिकली इंजीनियर थे, ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे। उसके बाद उन्होंने बंगाल इंजीनियर ग्रुप में उन्होंने कार्यरत थे। वो बाद में क्योंकि उनका इंडियन माइथोलॉजी में और आर्कोलॉजी में और हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने बाद में जाके ये काम शुरू किया, और उन्होंने काफ़ी शोध किया, और फाइनली बहुत बड़े बड़े शोध और बहुत बड़े बड़े आर्कोलॉजिकल सर्वेज जो हैं वो उनके नाम पर हैं, और ये नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ऑलराइट, सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इन विच of the following places ochre colored pottery culture OCP is mainly found? OCP हमने ब्लैक पॉटरी की बात की थी, हमने रेड पॉटरी की बात की थी, हमने ग्रे वेयर की बात की थी, हमने ऑकर की भी बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर। और ये पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जब मैं OCP की बात कर रही हूँ तो ये जितनी सारी जगहें हैं, ये जो जगहें आपको दिख रही हैं यहाँ पे सब में ऑकर कलर्ड पॉटरी मानी जाती थी। अब अगर आप ये इंडिया का नक्शा समझ पा रहे हैं तो आप ये भी जान पा रहे हैं कि कौन सा एरिया है। ऑफकोर्स अगर आपने सही सोचा है, जो अगर आप इस इंडिया के नक्शे को समझ पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है भारत का, तो आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। ये क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का। वेस्टर्न यूपी में ऑकर कलर्ड या ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, जिसको OCP कहते हैं, वो पाया जाता था। अब इसमें हु रोट द फेमस बुक भृत कथा? भृत कथल किसने लिखी है? भृत कथल किसने इनमें से लिखी है? आपने नाम इनमें से काफ़ी लोगों का सुना है। आपने राधा गुप्त का नाम सुना है, आपने सर्ववर्मन का नाम सुना है, आपने पन्निनी का नाम सुना है। आप बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से ये तीनों ही नाम जो मैंने आपको बोले वो नहीं थे। ये एक तीसरा नाम है गुंधया का, जिन्होंने ये किताब लिखी है, और बहुत फेमस इसकी कथा है और बहुत फेमस ही मानी जाती है। ठीक है। 42 मेगास्थनीज को, जो कि ग्रीक रूलर को, ये ग्रीक रूलर भेजता है टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था? ये हमने डिस्कशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, जब हमने फॉरेन इन्वेजन की बात की थी, तब मैंने आपको ये नाम बताया था, और आपको ये नाम क्लियर होना चाहिए, सेरेक्स निक्टर का। और मैंने आपको बताया था कि सेरेक्स निक्टर के कहने पे वो मेगास्थनीज जो है वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वहाँ पे जाके उसने इंडिका जो किताब है वो लिखी, और वहाँ पे उसने बहुत सारा शोध किया, और गुप्ता एम्पायर मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है हमें इस किताब से मिलती है। और सेरेक्स निक्टर कौन रहता है? ये जनरल रहता है किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जब वो छोड़ के यहाँ से जाते हैं तब। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट तमिल किंगडम्स केम टू बी नोन फ्रॉम संगम लिटरेचर? इनमें से मैंने आपको बताया था कि 4 जो हैं, 3 जो हैं एग्जैक्टली संगम लिटरेचर से नाम जुड़े हैं, चोला का, चेरा का और पंड्या का। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ देम। ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही संगम लिटरेचर या संगम काल के बहुत बड़े राजा या राज घराने या किंगडम्स माने जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द एंशिएंट साइट? देह मोरासी घुंडई। इसकी जो एंशिएंट साइट है उसकी आज की डेट में अगर हम करंट लोकेशन देखते हैं तो कौन सी है? वो फिलहाल प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में आती है। पहले क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तो एक ही था, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पासेज आते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं, उसी तरह अफगानिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें आती हैं जो कि आप आज की डेट में आप कहते हैं बहुत सारी नदियों का, जैसे आपको मालूम है मैंने जब आपको हड़प्पन कल्चर पढ़ाया था तब मैंने बहुत सारी नदियों के नाम आपको बताए थे जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान में आते हैं। उसी तरह ये जो इलाका है, ये भी गुंडई का जो इलाका है वो आज की डेट में अफगानिस्तान में आता है। पुष्कलावती was the capital of which of the following ancient kingdom?
पुष्कलावती, इनमें से कौन से प्राचीन किंगडम में से कौन सा एक किंगडम है जिसका कैपिटल थी या जिसकी राजधानी थी? इसका आंसर जो है वो है गंधार की। गंधार की राजधानी थी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो किस तरह से भारत का नक्शा बना हुआ है। ये सक है, ठीक है, ये सतवाहन का यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं गंधार, ये देख पा रहे हैं अगर आप, कुषाण एम्पायर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिल्ली है, मथुरा है, इसके साइड में कुषाण एम्पायर है, ये हिमालय का पूरा क्षेत्र आ जाता है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये गंधार है, हिंदू कुश माउंटेन के पास में। इसके अलावा अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर आ जाता है, और ये इस्लामाबाद और श्रीनगर के बीच में यहाँ पे काबुल आ जाता है, और यहाँ पे उसका किंगडम जो था गंधार किंगडम की उसकी राजधानी थी, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? पुष्कलावती। Heliodorus was a Greek ambassador of which of the following Indo-Greek kings? इसमें से कौन सा इंडो-ग्रीक किंग था जिसका एम्बेसडर था वो उसका नाम हेलियोडोरस था? और नाम आ जाता है इसमें नाइकफोरोस का। नाइकफोरोस का जो नाम आता है वो इसका आपने इसमें नाम जो है नाइकफोरोस का नहीं सुना होगा। इसमें अलेक्जेंडर या कॉन्स्टेंटाइन लोग इसको समझते हैं, पर वो नहीं है। नाइकफोरोस का वो जो था वो हेलियोडोरस जो था ग्रीक एम्बेसडर था। Agnimitra, who is the hero of Kalidas, मालविका नृत्रम was a king of which of the following dynasty? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये आपको मालूम है कि ये शुंग डायनेस्टी का है, ठीक है, ये शुंग डायनेस्टी का है। और मैंने आपको कहा था कि ये राज घराने से ज़्यादा या राज परिवार में इनका नाम होने से ज़्यादा इनका जो नाम हुआ था वो इनके प्रेम प्रसंग के कारण हुआ था, जिसके ऊपर इस पर किताब भी लिखी गई थी। और ये जो लिखा गया था, जो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है, ये उसके ऊपर लिखा गया था। और ये वन ऑफ द क्लासिक प्लेज माना जाता है शकुंतलम के बाद। The first Indian mathematician who treated mathematics as a different discipline. कौन से वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ना चालू किया था या पढ़ने की बात की थी? और ये नाम आता है सबसे पहले, सबसे प्राचीन जिनका नाम लिया जाता है वो है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने बहुत सारी चीज़ों की, जिसको कहते हैं इजाद, जो है मैथमेटिक्स की दुनिया में किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस टाइम पे कोई भी चीज़, आप कह सकते हैं कि कैलकुलस वगैरह का अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी एक अकाउंटिंग नहीं थी किसी भी चीज़ की। इस वजह से बाद में उनको उतना ड्यू नहीं मिला जितना उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया था। और आर्यभट्ट के बारे में एक और बात बोली जाती है कि आर्यभट्ट गुप्त काल में थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन तो थे ही, एस्ट्रोनॉमर भी थे। और उन्होंने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके, सिंगल वेरिएबल से लेके, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और अर्थ रोटेट एट इट्स एक्सेस वाला फंडे से लेके उन्होंने, मतलब जितनी आप सोच सकते हैं ना, जितनी एकदम चीज़ें, इतनी भारी भरकम चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे सोच ली थी, उन्होंने उस टाइम पे कैलकुलेट करके बता दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना उनको मिलना चाहिए था, राइट। खैर, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे कि कौन है वो अज्यूम जिनको किया गया शिप्त पसापति का, जिनको टाइटल मिला शिप्त पसातपति का टाइटल उनको मिला, जिसको लॉर्ड ऑफ 100 किंग्स बोलते हैं। इसका नाम जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, मैं आपको वो बता देती हूँ। काहूम करके एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है उसमें इसका जिक्र किया गया है। और उससे हमको पता चलता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो राजा हैं, ये गुप्त काल के राजा हैं। और इनका जो नाम है वो है सिकंद गुप्त, जिन्होंने फाइनली बाद में देखा जाए तो जिन्होंने हुन इन्वेजन को भी एक तरह से निरर्थक किया था, वो राजा हैं यहाँ पे सिकंद गुप्त, उनको कहा जाता है। अब विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स असैसिनेटेड बृहद्रथ द लास्ट मॉडर्न किंग? इन्होंने किया था, और इसके बाद ये जनरल थे उनकी आर्मी में और उनको मारा था। और ये एक्चुअली अशोका के बाद देखा जाए तो मॉडर्न डायनेस्टी की बात हो रही है, ये मॉडर्न डायनेस्टी की बात हो रही है। और इसमें अशोका के बाद 50 साल के अंदर अंदर ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी मॉडर्न डायनेस्टी। और लास्ट किंग जो था बृहद्रथा, इसका एक ब्राह्मण जनरल था इसकी आर्मी का, जो फाइनली इसकी हत्या कर देता है, वध कर देता है, और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और वो डायनेस्टी होती है शुंग डायनेस्टी। तो हमें नाम पता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पुष्यमित्रा शुंग की, ठीक है, पुष्यमित्रा शुंग की।
इसके बाद महामाया द मदर ऑफ गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी। ये क्वेश्चन जो है हमने जब मैंने आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि वो किस उसकी उनकी जो माता थी वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। और ये आपको मालूम होगा कि शाक्य, लच्छावी या मौर्य नहीं थी। लच्छावी नाम आपने ज़रूर सुना होगा बुद्धिज़्म में, या आपने शाक्य का नाम सुना होगा। और क्यों सुना होगा? आपने जैनिज्म बुद्धिज़्म जो मैंने पढ़ाया तब आपने ये दोनों नाम ज़रूर सुने होंगे। और ये अगर आपको नाम क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ जाके जैनिज्म बुद्धिज़्म का एक बार वीडियो देखिए और वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है कोलियन डायनेस्टी की। वो कोलियन डायनेस्टी की थी, ठीक है। The silver coins of which among of the following kings carried portrait and bilingual legends which were inspired by the Kshatrapas type? Kshatrapas, जब क्षत्रापा की हम बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है एक नाम आता है सामने, और क्षत्रापा का नाम जब लिया जाता है तो शक डायनेस्टी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है, या क्षत्रापा का नाम आता है तो आपके दिमाग में पर्शियन आते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो लाए थे इसको। लेकिन सिल्वर कॉइन्स जो है ये बात हो रही है कि इंस्पायर्ड थे उनसे, ठीक है। तो ये शक या पर्शियंस नहीं हो सकते। ये कौन से थे जो कि इंस्पायर्ड थे उनसे? और बात हो रही है सतवाहन्स के जो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स थे वो इनसे, सिल्वर कॉइन्स स्पेशली जो थे, गोल्ड कॉइन्स तो उतने नहीं, लेकिन सिल्वर कॉइन्स जो थे इनसे इंस्पायर्ड थे क्षत्रापास से। सतवाहन्स कहाँ पे आए? आपके साउथ में, ठीक है। द पोर्ट ऑफ तम्रलिपति in the Gupta era was located in which of the following part of India? अगर आप इसमें बात करते हैं तो इसमें से कौन से पार्ट में आपको लगता है कि वो स्थित होगा? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में? तो पोर्ट है, सबसे बड़ी बात पोर्ट है, तो मतलब कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ कहीं होना चाहिए, पेनिनसुलर पार्ट में, राइट। और कहाँ पे है? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? गुप्ता एरा की, तो गुप्ता एरा बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। समुद्रगुप्त के टाइम पे आपको मालूम है कि इसका ओर छोर नहीं था, उन्होंने ऑलमोस्ट नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड सब कुछ हो गया था। तकरीबन ईस्टर्न अगर हम छोड़ देते हैं तो गुप्त एरा पूरे इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ तक तो कम से कम पूरा था, बस साउथ में बहुत गहरे छाप उसने छोड़ी थी, और पूरा आप देख सकते हैं। तो गुप्त एरा का खासकर समुद्रगुप्त के टाइम पे द नेपोलियन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने पूरा का पूरा एक साम्राज्य जो स्थापित किया था पूरे भारत में तकरीबन उन्होंने कर लिया था। और ये बात हो रही है ईस्टर्न इंडिया की, ईस्टर्न इंडिया में यहां कहीं पे है, ठीक है। टू विच डायनेस्टी द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज रिलेटेड? ये मैंने आपको बताया भी था कि दो स्कूल ऑफ थॉट जो है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़े थे, और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि बहुत जगह उन्होंने, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि एक पॉपुलैरिटी हासिल की थी और डेवलप हुए थे, और वहाँ पे हमने इनकी बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि ये बात हो रही थी कुषाण डायनेस्टी की। कुषाण के टाइम पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो उसने काफ़ी उपलब्धि या काफ़ी आप कहते हैं कि प्रसिद्धि जो है हासिल की थी और डेवलप हुआ था उनके टाइम पे। The Rajukas were assisted in accounting, secretarial and other miscellaneous work by which of the following? इसमें से कौन से के लिए था? तो वो युक्तास के लिए था, ठीक है। Which of the following committee took care of the foreigners in the Mauryan administration? इसमें से कौन सी कमिटी थी? आपको मालूम है कि जब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो आपको मालूम है कि अगेन चोला का एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। और इसमें से जब हम बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स भी उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, होम अफेयर्स की भी बाकायदा उनके यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि गृह कार्यों के लिए भी उनकी एक मंत्रणा होती थी, ठीक है। और इसमें आप बात करने वाले हैं कौन सी फॉलोइंग कमेटी है जिसने फॉरेनर्स का देखा है मॉडर्न एम्पायर में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में? तो वो फॉरेनर्स की मिनिस्ट्री हुआ करती थी। और फॉरेनर्स इनके टाइम पे मेगास्थनीज एक बहुत बड़ा नाम है, और उसके अलावा इट वाज अ वेरी वेरी वायबल, क्योंकि आपको मालूम है कि मॉडर्न डायनेस्टी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, दूसरे स्टेट्स के साथ भी एक तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखा करती थी, है ना। इसमें जैसे सीरिया आ जाता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं जिसके साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखा करती थी। तो इनके पास एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी जो कि फॉरेनर्स मिनिस्ट्री हुआ करती थी। Which of the following committee was responsible for collecting tax in the Mauryan administration? कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री थी जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए थी? तो आपको मालूम है टैक्स कलेक्शन की उनके पास एक अलग मिनिस्ट्री थी, प्रॉपर मिनिस्ट्री थी जो कि उसको लगान वसूल करती थी या कर वसूल करती थी, और उसको प्रॉपर उसका जो चैनल था वो बना हुआ था मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे, और तभी उनका जो वर्किंग थी वो इतनी स्मूथ थी और इतनी चैनलाइज थी, ठीक है।
The term visit refers to which of the following? Wage labor, forced labor, slave labor, none of them. Forced labor. विसित अगर आप बात करते हैं तो ये टर्म जो है वो फोर्स्ड लेबर के लिए यूज की जाती है. On which of the following the new material culture of the gigantic basin was based? इसमें से कौन सा था जिसमें न्यू मटेरियल, जिसपे कल्चर ऑफ जाइजेंटिक बेसिन जो था वो बेस्ड था? ये हमने डिस्कशन किया था आयरन के ऊपर. ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैं इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि आयरन का जब इस्तेमाल हुआ और आयरन जब बाहर आई, मतलब आयरन का जब आविष्कार हुआ या आयरन जब एक बार आयरन एज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी नई नई चीज़ें जो थी बाहर आई और बहुत सारी नई नई चीज़ें जो थी वो पता चली और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी का आविष्कार हुआ काफ़ी एक नई सभ्यता के तौर पे और बहुत सारी चीज़ों को उसने प्रोपेल किया. बहुत सारी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी डिस्कवरीज़ को, बहुत सारे एडवांसमेंट्स को, बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को उसने प्रोपेल किया. ठीक है, तो कॉपर नहीं था उसका आंसर आयरन है. नॉर्मली लोग ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज समझते हैं, तो वो नहीं है, आयरन है. और आखिरी क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, सॉरी आखिरी नहीं है, अभी 65 क्वेश्चंस हैं. मैं नॉर्मली 60 कराती हूँ, इसलिए मुझे आखिरी याद था. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स? इसमें से सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? ये भी हम कर चुके हैं. तो ये आपको मालूम है कि मैंने आपसे कहा था कि इंडो ग्रीक और ग्रीक के गोल्ड कॉइन्स में ये फीचर होता था कि उनके पहली बार उनके कॉइन्स में एक ऐसा फीचर आया था जिसमें उनके जो फेशियल जो फिगर्स थे, जो फिगरीन्स थे, वो उसमें आते थे. और फाइनली जो इंडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा. जो सिक्कों के ढालने की जो आर्ट है वो हमने काफ़ी हद तक ग्रीक से लोगों से सीखा है. तो आप कह सकते हैं सबसे पहले जो थे वो इंडो ग्रीक कॉइन्स आए थे. और अगर आपको मालूम है न्यूमिस्मैटिक्स के पास अगर आपने देखा होगा पुराने जो कॉइन्स रखते हैं तो उसमें एलेक्जेंडर के और बाकी सारे कॉइन्स जो हैं वो अभी भी मिलते हैं. इनफैक्ट आपको कई बार गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा. देखिए ये फिगरीन्स बने होते थे, मैं कह रही हूँ ना कि आइडल्स और पोस्चर्स और फिगरीन्स बने होते थे और कार्व्ड कॉइन्स हुआ करते थे. ये लार्ज टेरिटोरियल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCs वर नोन एज. ये आपको मालूम है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स जिनकी हमने बात की थी, जो 16 अपने आप में हमने बाद में डिस्कशन किए थे. शुरुआत जब हमने की थी एंशिएंट इंडिया पढ़ने की, एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स पढ़ने की, तो हमने इन्हीं से किया था. और मैंने आपको कहा था कि जब नॉर्थ वेस्टर्न से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ लोग जाने लग गए थे तो छोटे छोटे जो जनपद थे वो बड़े हो गए थे और 16 महाजनपद बन के उभरे थे. तो ये 16 महाजनपद, तो ये आंसर है इसका महाजनपद. ठीक है, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स. और फाइनली मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से 4 स्टेट्स हैं जो कि आखिरी में उभरे थे और फाइनली उनके बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मगधन एम्पायर था, मगध का स्टेट था, महाजनपद था. 62 क्वेश्चन ये है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द वत्स गुल्मा लाइन ऑफ द वकाटक्स? वकाटक्स एक रीजन था, एक एम्पायर था जो कि यहाँ पर है. ठीक है, और इसके कौन था, इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक्चुअली नाम अगर आप देखेंगे तो उसमें सर्वासना होगा. और लेकिन इसके जो फेमस नाम है, सर्वासन इसके फाउंडर ज़रूर थे, लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो आता है प्रवार सेना का नाम आता है. अगर आप ज़्यादातर अगर आप नाम रिलेट करेंगे तो उनसे आएगा. और इसका मैं बता दूं क्यों फेमस थे ये. एक तो इनके जो पिता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस थे, विद्यासेन के ये बेटे थे और सक्सेसर भी थे. और तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने बहुत लंबा राज किया, जिसमें से राज तो इनका उतना लंबा नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत इनका राजकाल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है पर्वसेना का. ठीक है, बाकी जो है ये इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि एसोसिएट किया जाता है इसके साथ, लेकिन इसके संस्थापक ये नहीं थे, संस्थापक इसके सर्वसेना थे. अब बात हम कर लेते हैं अब हम बात करते हैं धम्म महामाटस की या महामठ की, जो कि मेंशन है किस एडिक्ट में, किस रॉक एडिक्ट में. अब रॉक एडिक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि हम अशोका के रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और अशोका के रॉक एडिक्ट्स में हम बात कर रहे हैं तो जब धम्मा की बात करते हैं हम तो दूसरी बात ये 1915 में इसकी खोज हुई थी. और इसकी जो सबसे बड़ी आप एक नहीं 1915 में इसकी खोज नहीं हुई थी, सॉरी, वो बाद में दूसरा एडिक्ट है जिसकी खोज हुई थी. 5th एडिक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको कहा जाता है कि इसमें ऐसे जानवरों की गिनती है, ऐसे जानवरों के नाम बताए गए हैं जिनको आपको कोई पर्टिकुलर डे पे नहीं मारना है. ठीक है, अशोका ने कुछ ऐसे जानवरों के नाम इंस्क्राइब करवाए थे जो कि आपको कुछ पर्टिकुलर डे में नहीं मारना है, और कुछ ऐसे जानवरों के नाम थे जिनको आपको कभी नहीं मारना है. ठीक है, और इस पर इनफैक्ट उन्होंने कुछ 25 प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज़ किया था तो उसका भी नाम आता है. और इसका एक और जो नाम है, इसको आप एक और नाम है डेली
टोपरा एडिक्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है, दिल्ली टोपरा एडिक्ट कहा जाता है इसको, और ये बहुत फेमस एडिक्ट है, फिफ्थ एडिक्ट। आंसर आपको मैंने खुद ही बता दिया, फिफ्थ एडिक्ट। ठीक है, ओके। नाउ अशोका इज रेफर्ड टू एज बुद्ध शाक्य इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस। इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये मस्की एडिक्ट है, ठीक है, मस्की एडिक्ट है। मस्की रिवर है एक्चुअली कर्नाटक में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, उसमें कहा गया है। और 1915 में इसको जब बहुत खोजा गया तो उसकी अहमियत ये थी कि 1915 में इसको खोजा गया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। 1915 में इसकी खोज हुई थी और इसको माना जाता है कि माइनर एडिक्ट के तौर पे इसकी खोज हुई थी अशोका की, और तब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो है बन के उभर गई है कर्नाटक में, ठीक है। तो मस्की एडिक्ट में उनको रेफर किया गया है बुद्ध शाक के तौर पर। What were the rich peasants called in the 6th century BC? इसका नाम आपको पता होगा, उनको कहते थे गणपति, ठीक है। इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे हमारे मॉक टेस्ट के। हमने पूरी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की है। किसकी मॉक टेस्ट हमने की है? हमने एंशिएंट इंडियन की है, एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स की, और भी बाकी सारी चीज़ें भी कुछ हमने इसमें इन्वॉल्व कर ली थी, ठीक है। अब आई एम श्योर आपने पूरी तरह से अच्छे से किया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आपको करवा दिया है। वो क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप पुराने जाके वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें इन पर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा असेस करना है। कैसे करना है? आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com, और वहाँ आप ओपन करेंगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुलेगा जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको हमारे K11 से लेके K12 से लेके आपको NTSC, ओलंपियाड, CUET सब कुछ मिलता है। यू जस्ट गॉट टू ओपन इट। आप खोलेंगे तो आपको सीधे CUET के पेज पे आपको जाना है। CUET के पेज पे आप ओपन करेंगे, आपको जनरल नॉलेज मिलेगा। जनरल नॉलेज आप खोलेंगे, जनरल टेस्ट का जनरल टेस्ट खोलेंगे, इस तरह का पेज जो है आएगा सामने। इसको आप स्क्रॉल करते जाएंगे, सारा सब कुछ जो है आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा। जितने वीडियोस हैं वो सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे, आपको खोलना है। इस तरह का पेज ओपन होगा एंड यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल थ्रू द आइडिया कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू द सेम थिंग कि ये सेम चीज़, सेम प्रोसीजर आपको यूट्यूब पे भी करना है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वहाँ मिलेगी, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिलेंगी FB पे, और आपको हमारे इंस्टा हैंडल पे सारे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। उसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। पुराने वीडियोस की जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा है कि आपको करंट अफेयर्स और GK साथ में करना है, तो उसके वीडियोस की लिंक जो है IGKO के कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें हमने करंट अफेयर्स किया था वीक एंड ब्रीफ के साथ, जिसमें वीक एंड ब्रीफ हमने कवर किया था, और जिसमें हमने साथ साथ में क्या किए हुए हैं, अपने स्निपेट्स किए हुए हैं। तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के पूरे स्निपेट्स कवर किए हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो थ्रू दोज एंड यू विल बी थ्रू विद द जनरल नॉलेज, और आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। बाकी IGKO की लिंक जो है वो भी मैं नीचे दिलवा दूंगी आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको जो नेट न्यूट्रलिटी या बाकी सारी चीज़ें जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ना, वो आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ये पार्ट तो हम कवर कर ही रहे हैं, अब धीरे धीरे हम बहुत स्पीड पकड़ने वाले हैं और हम फटाफट करने वाले हैं सारे मॉक्स। तो इसके लिए तैयार रहो। इसमें कोई अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना। आई गेट बैक टू यू। सो नाउ जस्ट पुल अप योर socks and be ready to face the exam because it is just on the head. So let's begin. Thank you.